Uh, Sir, good morning. There is a doubt in my mind. Should I ask? I just want to ask a question, sir. हाँ जी, बोलिए प्लीज. Sir, I just want to ask whether we'll get the certificate of this webinar. Yeah, you will be getting it. Okay, we'll get on the mail ID, sir. Yeah. प्लीज मैडम अपना बस जो भी आपकी क्वेरीज है वो चैट बॉक्स में लिखें Okay, प्लीज. sir, sure. Thank you. पहले मैं पढ़ूँ ना. अब मैं अपना वीडियो ऑन कर लेता हूँ. नमस्कार. आप सभी को मेरा नमस्कार. आईबी महाविद्यालय के तत्वावधान में हिंदी विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में मैं अश्विनी गुप्ता आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं. हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर बाबूराम जी, जो कि हमारे आज के मुख्य वक्ता भी हैं, और वो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं. मैं आपका स्वागत करता हूं सर. हमारे प्राचार्य डॉक्टर अजय गर्ग जी का भी मैं स्वागत करता हूं, जिनकी प्रेरणा स्वरूप इस वेबिनार का प्रयोजन संभव हुआ है. नमस्कार सर. मैं स्वागत करता हूं आईबी महाविद्यालय के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर शशि प्रभा मलिक जी का, जिनका इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है. इसके साथ ही देश भर से जुड़े सभी प्रतिभागियों को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. मैं पुनः डॉक्टर बाबूराम जी का स्वागत करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आज की वेबिनार को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपना हामी भरी. अब मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं हिंदी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर योगेश को इस वेबिनार में आमंत्रित करना चाहूंगा, जो हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर बाबूराम जी का परिचय आपसे करवाएंगे. डॉक्टर योगेश जी. थैंक यू सर. आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर बाबूराम जी, प्राचार्य महोदय डॉक्टर अजय कुमार गर्ग जी, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशि प्रभा जी, वेबिनार के प्रतिभागी सभी प्राध्यापक, शोधार्थियों, विद्यार्थियों का आईबी कॉलेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन. मैं वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर बाबूराम जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद समय निकाल करके हमें अनुग्रहित किया. हमारे नम्र निवेदन को सुनते ही व्याख्यान के लिए सैर तत्पर हो गए. सर, मैं तो आपका शिष्य भी रहा हूं. आपके व्यक्तित्व, आपकी विद्वत्ता से भली भांति परिचित हूं. जब विभागाध्यक्ष महोदया डॉक्टर शशि प्रभा ने मुझे विचार विमर्श किया तो वेबिनार आयोजित कर लेते हैं, तो मेरे मन में मुख्य अतिथि के रूप में सबसे पहले आपका नाम आया. आपका व्यक्तित्व वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है. आपके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में किया गया कार्य स्वयं ही आपका परिचय देता है, परंतु फिर भी समस्त उपस्थिति के समक्ष मैं आपका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा. डॉक्टर बाबूराम का जन्म
गांव खानपुर रोड़ांग, जिला कुरुक्षेत्र में किसान परिवार में हुआ। आपने बीए ऑनर्स, एमए, एमफिल, पीएचडी की शिक्षा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र और डीलिट की उपाधि आगरा विश्वविद्यालय आगरा से प्राप्त की। आपने साहित्य की विभिन्न विधाओं, इतिहास, नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध, लघु कथा आदि में साहित्य सर्जन किया और अनेक शोध ग्रंथ लिखकर समालोचना एवं संपादन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। आपके प्रमुख ग्रंथों की सूची इस प्रकार: एक और अवधूत उपन्यास, महाउदारक उपन्यास, सनातन संदेश ललित निबंध, अज्ञातवास नाटक, जगत गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती नाटक, चमत्कार एकांकी, शुक्लोत्तर हिंदी निबंधों में सांस्कृतिक चेतना, हिंदी निबंध साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन, हरियाणवी साहित्य का इतिहास, संत शिरोमणि ब्रह्मानंद सरस्वती। आपके निर्देशन में 300 शोधार्थी एमफिल और 50 शोधार्थी पीएचडी का शोध कार्य संपन्न कर चुके। आप भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में पीएचडी और डीलिट के परीक्षक हैं। आपके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं एवं ग्रंथों में 100 से अधिक शोध पत्र आलेख प्रकाशित हो चुके। आपने अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सक्रिय भागीदारी की है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन ट्रिनिडाद टोबैगो, अंतर्राष्ट्रीय वैदिक सम्मेलन उज्जैन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन न्यू जर्सी अमेरिका, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल। आपने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए नेपाल, सिंगापुर, लंदन, कैरिबियन देशों और अमेरिका की यात्रा की। आपके साहित्य पर देश के अनेक विश्वविद्यालयों में एमफिल और पीएचडी का शोध कार्य हो चुका। देश विदेश की अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं ने आपको लाला देशबंधु गुप्ता मेमोरियल नेशनल अवार्ड, जस्टिस शारदा चरण मित्र सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय ट्रिनिडाड हिंदी शिखर सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य श्री सम्मान सिंगापुर, न्यू जर्सी अमेरिका और हरियाणा सरकार द्वारा लोक साहित्य सर्वश्रेष्ठ पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपकी हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी और जामवाणी साहित्य अकादमी में सक्रिय भागीदारी। आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के हिंदी विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे हैं। वर्तमान में आप चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद पर कार्यरत। अब मैं मुख्य अतिथि डॉक्टर बाबूराम जी को आमंत्रित करता हूं कि वे कोरोना आपदा में साहित्य और संस्कृति की सृजनात्मकता विषय पर व्याख्यान देकर हमें लाभान्वित करें। सर, एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को नमस्कार। आईबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्रबंधक समिति, महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य महोदय डॉक्टर अजय गर्ग जी, आज के वेब सेमिनार की संयोजिका एवं हिंदी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर शशि प्रभा मलिक जी, शिक्षक साथियों, आयोजन समिति के सभी मेरे प्राध्यापक बंधुओं, डॉक्टर जोगेश जी और कई दिन से हमारे साथ लगातार संपर्क में रह रहे अश्विनी गुप्ता जी, प्रिय विद्यार्थियों, हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, मैं सबसे पहले आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार की आपको हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूं। कोरोना वायरस वैश्विक आपदा में साहित्य और संस्कृति की सृजनात्मकता विषय जो आपने चुना है, वर्तमान संकट की परिस्थितियों में प्रासंगिक होने के साथ साथ नई सोच को विकसित करने वाला भी है, जो हम सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आज के विषय से संबंधित 4 बिंदुओं को लेकर के
आपसे बातचीत करूंगा। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का संकट, सृजनात्मकता या सृजनशीलता, साहित्य और संस्कृति। जैसा कि विषय डॉक्टर जोगेश जी ने भी बताया, कोरोना वैश्विक आपदा में साहित्य और संस्कृति की सृजनात्मकता। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी से संघर्ष कर रहा है। लगभग 185 देश इस वैश्विक महामारी की चपेट में आए हुए हैं। लाखों प्राणियों की मृत्यु हो चुकी है और करोड़ों इस भयंकर जानलेवा वायरस से ग्रसित होकर लड़ रहे हैं। हम सर्वप्रथम उनके प्रति हार्दिक संवेदना अभिव्यक्त करते हैं और इस वैश्विक महामारी के योद्धाओं, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, मीडिया कर्मी और दूसरे भी जो इस कार्य में सहायता कर रहे हैं और धैर्य और साहस के साथ एक दूसरे के साथ डटे खड़े हैं, उन सभी को भी हम सैल्यूट करते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के भारतीय मजदूरों की जो स्थिति है वो आपके सामने है। मार्च के अंतिम सप्ताह से पूरा देश लॉकडाउन में चल रहा है। कोरोना वायरस की भयंकर महामारी से सभी भयभीत व डरे हुए और सहमे हुए हैं और अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। इसी बीच समाज में सभी जगह यह भी सुन रहे हैं कि प्रत्येक 100 साल के बाद कोई ना कोई महामारी या आपदा संसार में या संसार के किसी भी देश में आती रहती है। जैसा कि कहते हैं कि सन 1720 में, 1820 में, 1920 में और अब सन 2020 में कोरोना के इस भयंकर वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। अक्सर हम यह कहते हैं कि बीमारी गंदगी से फैलती है, परंतु यह महामारी उससे अलग है और ये पहले बड़े लोगों में जो कि वायुयानों के द्वारा इधर से उधर गए, इसलिए इस बीमारी को कई लोग तो जहाज की बीमारी भी कहने लगे हैं। उसके बाद तो फिर इसने सभी वर्गों को झकझोर करके रख दिया है। इस महामारी पर अनेक देशों में शोध भी चल रहा है, रिसर्च भी हो रही है, परंतु अभी तक इससे निजात पाने के लिए कोई दवाई या वैक्सीन बनकर सामने नहीं आई है। यह बात प्रमाण रूप में अभी सामने नहीं आई कि यह महामारी प्राकृतिक आपदा है या प्राकृतिक वायरस से फैली है या मानव निर्मित किसी लैब से यह वायरस निकला है। इस पर भी बड़ा गहन चिंतन पूरे विश्व में चल रहा है। अब तो कोरोना वायरस और कोविड-19 में भी अंतर करके उसके लक्षण भी अलग अलग से बताए जा रहे हैं। इसलिए लॉकडाउन ने मनुष्य की जीवन शैली और चिंतन शैली को पूर्ण रूप से प्रभावित किया है। सरकार ने इसके बचाव के लिए समय समय पर एडवाइजरी और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आरोग्य सेतु ऐप भी सुझाया गया है, जिसे करोड़ों लोग प्रयोग कर रहे हैं। कहाँ तो हमारे पास एक दूसरे के साथ बात करने का और बैठने का समय भी नहीं था, और आज हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं ये सभी को पता है। इस भयंकर बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल जागरूक रहने की जरूरत है और समय समय पर बतलाए गए नियमों का पालन करना जरूरी है।
इसमें योग को भी महत्वपूर्ण बताया गया। आप जानते हैं कि योग आज भारत की जो पतंजलि की इस तरह की जो परंपरा है, और आज 170 देशों ने इसको अपनाया है और विश्व योग दिवस भी मनाया जाने लगा है। हम स्वयं भी नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। जब इस प्रकार की आपदा या महामारी आती है तो हम उससे संघर्षरत रहकर उस चुनौती का सामना करके उसमें से भी कोई ना कोई अवसर निकालते रहे हैं और अपनी दिनचर्या को भी पूरी करते हैं। निश्चित रूप से भारत इस वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि साहित्य में कहा भी जाता है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। इस भयंकर समय ने सभी को सोचने के लिए विवश कर दिया है कि आखिर हम घर पर कब तक बैठेंगे। इस चिंतन से बहुत सी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इस समय चाहे बच्चे हों, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे हमारा वृद्ध समाज हो, समाज के सभी वर्गों की मानसिकता बदली हुई है। उसे भी समझना बहुत जरूरी है। भारतवासियों ने इस चुनौती भरे संकट में कुछ समय घरों में रहकर फिर घर पर ही काम करना प्रारंभ कर दिया, वर्क एट होम शुरू कर दिया। अन्य संस्थानों के साथ शिक्षा संस्थानों ने भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अपने विद्यार्थियों को असहाय देखकर उनका मार्गदर्शन किया और नई तकनीक का प्रयोग करके पहले विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को पूरा करवाया और आगे की प्रक्रिया में उनकी परीक्षा, उनके प्रैक्टिकल, उनकी सेल्फ स्टडी भी इसी माध्यम से चल रहे हैं। यहाँ मैं इस बात का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा कि आज के विद्यार्थी और शिक्षक का नई टेक्नोलॉजी से जुड़े बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अब तो भविष्य में, जैसे कि सरकारों का भी निर्देश है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का भी उनकी एडवाइजरी भी आ गई है कि भविष्य में पाठ्यक्रम जो है 25% पाठ्यक्रम तो हमें ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा। मित्रों, ऐसे संकट के समय में हमारी सृजनात्मकता, हमारी सृजनशीलता हमारा साथ देती है। सृजनात्मकता से तात्पर्य किसी व्यक्ति की ऐसी क्षमता अथवा योग्यता से है जिसके आधार पर वह नवीन विचारों, वस्तुओं का सृजन अथवा रचना करता है। इसमें नवीन कल्पना शक्ति प्रयोग, कलात्मकता, तुलनात्मक विशिष्टता, मौलिकता, लालित्य और अनुरंजकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। मौलिकता सृजनात्मकता का अनिवार्य अपेक्षित गुण है। अभिव्यक्ति में व्यक्तित्व और विचार दृष्टि के भिन्न भिन्न पक्षों का नवीन प्रक्षेपण सृजनात्मकता है। वास्तव में सृजनात्मकता एक अद्भुत कला है जो मनुष्य के विशिष्ट काल्पनिक विचारों को जीवन के वास्तविक धरातल पर साकार रूप देती है। पहले चाहे वो साहित्यकार है, चाहे कोई लेखक कवि है, पहले उसके मन में कल्पना होती है और विचार आते हैं। उन विचारों को फिर वह अपनी लेखनी के माध्यम से कागज पर उतारता है, साकार रूप देता है। वही उसकी सृजनशीलता है। जिस प्रतिभा के दम पर जीवन के विभिन्न आयामों, चाहे कला हो, चाहे साहित्य हो या संस्कृति हो आदि में नवीन कृति, नवीन रचना या नवीन आविष्कार करते हैं, इसे सृजनात्मकता कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार का नवीन रचाव करने में समर्थ होते हैं, उन्हें सृजनशील या सृजनकर्ता कहा जाता है। सृजनात्मकता जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोण, विचार और व्यवहार अपनाने के लिए सदा तत्पर रहता है, जिससे वह समस्या नए समाधान
खोजने में भी हमारी सहायता करती है। सृजन के बिना विकास और आत्मनिर्भरता संभव नहीं है। जैसा कि हम इस कोरोना के समय में देख रहे हैं कि सृजनशीलता ने और इस सृजनात्मकता ने हमारा बहुत बचाव किया है, हमें विभिन्न प्रकार के ये जो संकट हैं इससे बचाया है। यह सृजनात्मकता कोरोना के दौर में सभी क्षेत्रों में चल रही है। शिक्षण संस्थाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। और इसी कड़ी में वर्तमान समय में वेब पर, यूट्यूब पर या अन्य और भी किसी प्रकार के जो हमारे माध्यम हैं, उन विभिन्न माध्यमों से पूरे देश में सेमिनार चल रहे हैं, विचार गोष्ठियां चल रही है और वार्ताएं चल रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आईबी स्नातकोत्तर कॉलेज पानीपत भी इसी श्रृंखला में यह वेबिनार आज आयोजित कर रहा है। इस महामारी पर विजय प्राप्त करके हमें इसे अवसर के रूप में बदलना है, जो हमारे स्वावलंबन को दिखाएगा। मित्रों, भाषा, समाज, साहित्य और संस्कृति की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस संसार में हम देखते हैं कि भगवान के द्वारा मनुष्य जो है इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है। मानव सभ्यता के आदिकाल से ही हम इस तरह की स्थिति देख रहे हैं। दूसरों के दुख को देखकर करुणा उत्पन्न होना और फिर उसे अभिव्यक्त करना साहित्य का गुण है। महर्षि वाल्मीकि जब नदी के किनारे स्नान कर रहे थे और वहां पर एक क्रौंच, युगल क्रौंच और क्रौंचिनी वो क्रीड़ारत थी। जैसे ही एक शिकारी आया, उस शिकारी ने उसमें से नर पक्षी को घायल कर दिया। वह नर पक्षी क्रौंच विलाप कर रहा था, वह बिल्कुल इस तरह की असहाय स्थिति में था, लेकिन जो मादा पक्षी थी वो लगातार उसकी ओर देख रही थी। महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं अपनी आंखों से इस सारे विषय को, इस सारे दृश्य को साक्षात्कार देखा और सहसा उनके मुख से आदि श्लोक काव्य का वह निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमय शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। हे शिकारी, तूने इसमें से एक पक्षी को घायल किया है, तुझे जीवन में कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार का उसे अभिशाप दे दिया। यह एक साहित्य का ही गुण है। साहित्य की इसी वेदना को, साहित्य की इसी करुणा को यदि हम आधुनिक काल में देखते हैं तो प्रकृति के चितेरे कवि, पोइट ऑफ नेचर सुमित्रानंदन पंत इसी महर्षि वाल्मीकि के काव्य को चरितार्थ करते हुए कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। हम ये भी देखते हैं साहित्यकार समाज का सर्वाधिक संवेदनशील प्राणी होता है। समाज में घटित घटनाओं का प्रतिबिंब साहित्यकार के मानस पटल पर अंकित हो जाता है, तभी उसके हृदय की वीणा झंकृत होने लगी है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। साहित्य में परहित की भावना निहित रहती है, वह हमेशा दूसरों के कल्याण उसमें रहता है। संस्कृत में कहा गया है, हितेन सह तस्य भावे साहित्यम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात अपनी सुप्रसिद्ध और कालजयी रचना, जो उनकी साहित्य की और काव्य की महत्वपूर्ण रचना है, श्री रामचरितमानस, उसमें कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि संसार में दूसरों की भलाई करना, कल्याण करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को कष्ट देना उससे बड़ा कोई पाप या अधर्म नहीं है। साहित्य समाज में जागृति उत्पन्न करता है, इसलिए
उसे समाज एक का लोड वाला है, बड़ा घंटा पेशेंस में वेट करा पड़ता है। पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। साहित्य तुम्ही नेट घेतला ना, नेट चुनौतियों में भी अवसर मग नाही म्हणाले कशाला? खोजने की प्रेरणा देता है। हाँ, तेव्हा ते स्पीड खत्म झालं तर स्लो होऊन जाते. एकदा अकाउंट डिटेल्स चेक कराओ, थोड़ा यूज कर लो, थोड़ा बाकी है। मूवीज में बगला तो स्पीड खत्म हो जाती है। का प्रयोजन, क्योंकि कोई भी रचना, कोई भी साहित्य हाँ, हमच्या बोलू थोडासा बोलता तुम्ही फ्री राहता तेव्हा नहीं होता। नाही ठेव का बघाओ बोलत फिर साहित्य ते का अटकत राहते. अच्छा लगा. सभी को सादर नमस्कार मैम. मैडम जी प्लीज mute your audio, please. साहित्य का प्रयोजन बताया गया है। वैसे तो विभिन्न विद्वानों ने, आचार्यों ने साहित्य के प्रयोजन के विषय में कहा है, लेकिन एक सूत्र रूप में साहित्य का प्रयोजन है काव्यम यस्य अर्थ क्रियते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य पर निवृत्ते कांता समेत तयोपदेश निजे। काव्य की रचना कोई यश की प्राप्ति के लिए करता है, कोई धन की प्राप्ति के लिए करता है, कोई व्यवहार का ज्ञान देने के लिए करता है, कोई दूसरों के कल्याण के लिए करता है और कोई दूसरों के उपदेश के लिए करता है। ये सारी शक्तियां साहित्य में निर्मित रहती हैं। नरसिंह मेहता, जिसका साहित्य से संबंधित बहुत ही प्रिय भजन है, महात्मा गांधी जी इस भजन को बार बार गाया करते थे। वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीर पराई जाने रे। मित्रों, किसी भी राष्ट्र की अस्मिता या उसकी पहचान उसका साहित्य है। विश्व में भारत का गौरव उसके महान साहित्य के कारण है, जिसमें वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ आदि कालजयी ग्रंथों के साथ साथ भारतीय साहित्य के अमर ग्रंथों में रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और आदिकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन कवियों, रचनाकारों और साहित्यकारों में अमीर खुसरो, नामदेव, कबीरदास, गुरु नानक देव, रविदास, मलिक मोहम्मद जयसी, नरसिंह मेहता, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, गालिब, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, गोरखपुरी फैज अहमद फैज, हाली पानीपति, अमृता प्रीतम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री लाल शुक्ल, ओम प्रकाश वाल्मीकि के नाम उल्लेखनीय है, क्योंकि यहाँ पर सभी साहित्यकार, रचनाकारों के नाम लेना जो है वो संभव नहीं है। भारतीय साहित्य में लोक साहित्य की भी बड़ी महत्ता है, क्योंकि लोक साहित्य हमारे शिष्ट साहित्य का आधार होता है। संत साहित्य का भी विशिष्ट योगदान है। प्रवासी साहित्य भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इस पर भी आगे मैं चर्चा करूंगा। इन कवियों और साहित्यकारों की वाणी आज भी हमारा कंठहार बनी हुई है। यहाँ पर मैं केवल एक या दो वाक्यों में हरियाणा की भी चर्चा करना चाहूंगा। हरियाणा का साहित्य भी प्राचीन काल से बड़ा गौरवशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली रहा है, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को भाषाई आधार पर भारत के मानचित्र पर हरियाणा राज्य का उदय हुआ। लेकिन हरियाणा प्राचीन काल से ही एक प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध रहा है और इसकी सीमाएं अरावली पर्वत तक इसकी सीमाएं थी, बुलंदशहर तक इसकी सीमाएं थी, मेरठ कमिश्नरी इसमें आती थी। हरियाणा के विषय में आज भी एक शिलालेख पर अंकित है, देशो अस्ति हरियाणा आख्या पृथ्व्याम स्वर्ग सन्निधि, कि इस धरती के ऊपर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो स्वर्ग से भी बढ़कर है। साहित्य की सृजनात्मकता और सृजनशीलता बड़े से बड़े संकट से भी उबारने में हमारी सहायता करती है। आप जानते हैं, साहित्य के विद्यार्थी, साहित्य के शिक्षक, कि जब जब जल प्लावन हो गया था, सारी सृष्टि समाप्त हो गई थी, केवल मनु और श्रद्धा, केवल 2 प्राणी बचे थे। उन दोनों के संयोग से
सृष्टि का निर्माण हुआ और इसी पर आधारित कामायनी एपिक लिखा गया। कामायनी आज जो है अंग्रेजी में भी अनुवाद के रूप में पढ़ाया जाता है और छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं पहले ही सर्ग में, उसके प्रारंभ में, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। और आज कोरोना का जो भयंकर संकट आया है, आज हर प्राणी को खुशी चाहिए। इस रचना के माध्यम से हमें हैप्पीनेस की बात मिलती है। विश्व मानवतावादी सोच इसमें दिखाई देती है। प्रसाद जी कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। और इस महत्वपूर्ण कालजयी ग्रंथ की जो परिणति है वो आनंद सर्ग से होती है, जहां सामाजिक समरसता की बात की जाती है, भाईचारे की बात की जाती है। समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड गाना था। मित्रों, आज का जो युग है वो विज्ञान और तकनीकी का युग है, जिसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग कहते हैं, और दूसरे शब्दों में हम इसको सूचना और प्रौद्योगिकी का युग भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग भी इसको कहा जाता है। आज हमारे चारों ओर सूचनाएं ही सूचनाएं हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों और प्रौद्योगिकी के अंधाधुंध विकास, और साथ में कभी हम प्रकृति के कितना निकट होते थे, लेकिन हमने प्रकृति का सदुपयोग के स्थान पर उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, उसका दोहन शुरू कर दिया, उसका शोषण शुरू कर दिया। और हमने ये प्रयास किया कि हम प्रकृति को अपने वशीभूत कर लें, जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की आपदाओं का, मुसीबतों का और संकटों को सहन करना पड़ रहा है। साहित्य की सृजनात्मकता और सृजनशीलता भी इससे प्रभावित हुई है, और भी दूसरे वर्ग, चाहे हमारा समाज है, चाहे हमारी धर्म है, चाहे राजनीति है, चाहे और दूसरे, चाहे हमारी सांस्कृतिक चेतना है, वो भी इससे प्रभावित हुई है। और जिसका प्रतिफल हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी में आज हमारे सामने है। इस महामारी के बाद साहित्य की सृजनात्मकता, उसकी सृजनशीलता नए नए रूपों में उभर कर सामने आएगी। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जो बड़ी दुखद है, कि आज का हमारा युवा, वो साहित्य के प्रति उसका रुझान कम होता जा रहा है, क्योंकि एक तो जीवन ही इतना गतिमान हो गया है, और विद्यार्थी ये चाहता है कि मुझे केवल ऐसी डिग्री मिले जो रोजगार जल्दी मिल जाए, और फिर रोजगार के साथ भी वो ये चाहता है कि अच्छा पैकेज मिले, और पैकेज के साथ भी ये चाहता है कि मुझे विदेशों में जाकर के बढ़िया नौकरी मिल जाए। बेकारी और बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग में जो निराशा और दिशाहीनता बढ़ रही है, मैं समझता हूं इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इस पर भी, क्योंकि पाश्चात्य जो प्रभाव है वो, उसके कारण भी युवाओं में साहित्य के प्रति उदासीनता दृष्टिगोचर होती है। इस पर भी गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें इसके लिए हमारी जो प्रतिभाशाली युवा वर्ग है, हमारा जो स्किलफुल और सुयोग्य युवा हैं, उनके पलायन को रोकना चाहिए। उनके प्रत्येक क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए, और उनको मार्गदर्शन करने की आज महती आवश्यकता है। हम ये देखते हैं कि सृजनात्मकता के कारण जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, वो किसी भी साहित्य की, चाहे अंग्रेजी साहित्य है, चाहे संस्कृत का साहित्य है, चाहे हिंदी का साहित्य है, किसी भी भाषा का साहित्य है, उसकी प्रवृत्तियां आज ग्लोबल होती जा रही हैं, क्योंकि पूरे विश्व में विचारधाराओं का तीव्र गति से आदान प्रदान हो रहा है। साहित्य इसका अपवाद नहीं है। वर्तमान साहित्य की धारा भी बहुमुखी होती जा रही है, और वह वेरियस डिस्कोर्सेज के रूप में, विविध विमर्शों के रूप में साहित्य जगत में प्रचलित है। जैसे नारी विमर्श, दलित विमर्श,
आदिवासी विमर्श, किसान विमर्श, प्रवासी विमर्श, पर्यावरण विमर्श, किन्नर विमर्श, दिव्यांग विमर्श, विश्व शांति विमर्श आदि। और अब कोरोना की वैश्विक महामारी में नया विमर्श कोरोना विमर्श भी इन विमर्शों में जुड़ गया है। इस महामारी में साहित्य में सृजनात्मकता बड़ी तेजी से हो रही है। घर पर बैठे हुए हमारे लेखक, साहित्यकार, कवि या दूसरे जो लोग जो लेखन में रुचि रखते हैं वो लगातार लिखते जा रहे हैं। इसका सही खुलासा लॉकडाउन खत्म होने पर और जब ये बीमारी समाप्त हो जाएगी तभी पता चलेगा। इस अवधि में लिखित जो साहित्य है विभिन्न रूपों में, चाहे वो कविता के रूप में, काव्य रूप में, काव्य के विभिन्न अलग अलग से जो भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य और गद्य की विविध विधाएं, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, लघु कथा, ललित निबंध, फीचर आदि के रूप में प्रकाशित होकर आएगा। कुछ लोग तो वैश्विक महामारी लॉकडाउन के समय में सृजनात्मक साहित्य पर प्रश्न भी उठाने लगे हैं कि यह जल्दबाजी में लिखा गया साहित्य है, परंतु अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इसकी प्रामाणिकता आने वाला समय ही बताएगा। इस कोरोना वायरस काल में मीडिया की सृजनात्मकता और उसकी सक्रियता ने तो कमाल ही कर दिया है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है। मैं इस अवसर की भी आप सभी को बधाई देता हूं। मीडिया के विभिन्न रूप, प्रिंट मीडिया के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में और सोशल मीडिया के रूप में आप सभी के बीच में सभी चीजें आ रही हैं। साहित्य की सृजनात्मकता में हमारा संत साहित्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कहीं पर श्रीमद् भगवत गीता पर विचार हो रहा है, कहीं पर वेदों पर विचार हो रहा है, कहीं पर जो हमारे पर्यावरण के कितने महत्वपूर्ण कवि हुए हैं गुरु जम्भेश्वर जी, उनकी शब्द वाणी को लेकर भी लालासर एक बहुत बड़ी जगह है राजस्थान में, वहां पर उस शब्द वाणी का और पूरे के पूरे पर्यावरण पर स्वामी सच्चिदानंद आचार्य जी उसका भी वर्णन कर रहे हैं। प्रवासी साहित्य की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। विदेशों में बैठे हुए हमारे जो साहित्यकार हैं, भारतीय साहित्यकार वहां हैं, वो वेब सेमिनारों के माध्यम से जुड़ करके हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा साथ दे रहे हैं इस संकट के समय में, और नई नई भूमिका सभी की अदा हो रही है। भविष्य में कोरोना वायरस महामारी से संबंधित आगे हम देखेंगे, जब ये बीमारी समाप्त हो जाएगी इस पर फिल्में बनेंगी, टेलीफिल्म बनेंगी, डॉक्यूमेंट्री बनेंगी, धारावाहिक बनेंगे। यही सृजनात्मकता और सृजनशीलता हमारे सामने आएगी। मित्रों, आप जानते हैं कि समाज का, साहित्य का और संस्कृति का बड़ा निकट का संबंध है, क्योंकि साहित्य और समाज के माध्यम से ही संस्कृति की धारा निरंतर आगे बढ़ती रहती है। समस्त सीखे हुए व्यवहार का नाम संस्कृति है, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक परंपरा से प्राप्त संस्कार और व्यवहार हैं। संस्कृति उन गुणों का समूह है जो व्यक्तित्व को परिष्कृत करती है और समृद्ध बनाती है। मनुष्य की जो श्रेष्ठ साधनाएं हैं वही संस्कृति है। भारतीय संस्कृति आज भी इस कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के समय में अति प्रासंगिक है, क्योंकि उसका जो उद्देश्य रहा है, अस्तो मां सदगम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्योर्मा अमृतगम्या, वह हमें असत्य से सत्य की ओर लेके जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाती है और मृत्यु से मोक्ष की ओर लेकर जाती है। भारतीय संस्कृति विश्व की महान संस्कृति है, जिसका प्रमाण ऋग्वेद है। संसार में ऋग्वेद सबसे पहली रचना है जो रिटन डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ में हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, जिसे मानवता की धरोहर कहा जाता है,
ये बात मैं नहीं कह रहा, ये यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी, और विश्व के बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने विश्व का इतिहास लिखा है, और नर्डटाइन भी, उन्होंने भी कहा है कि ऋग्वेद जो है वो मानवता की हेरिटेज है। श्रीमद् भगवद गीता संसार में ऐसा ग्रंथ है जिसका सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं अनुवाद हमारी किस प्रकार से दूसरी भाषाओं के साहित्य को समझने में मदद करता है। पूरे संसार में यदि हम देखें तो लगभग 6000 भाषाएं, बोलियां, लोक भाषाएं, लोक बोलियां देखने को मिलती हैं, परंतु हम सभी को नहीं सीख सकते। अनुवाद ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें इस प्रकार हमारी सहायता करता है, और अनुवाद के माध्यम से यदि अनुवाद नहीं होता तो हम गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि, जिसको 1913 में एशिया का पहला व्यक्ति था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो हम उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते थे। मध्यकाल में यदि हम बात करें तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब की, जिसमें अनेक संतों और भक्तों की वाणियां जिसमें संकलित हैं, जो विश्व मानवतावाद का संदेश देती हैं, इसीलिए भारत जगत गुरु के नाम से विश्व विख्यात रहा है। इस भारत देश में, इस राष्ट्र में नालंदा, तक्षशिला और विक्रम जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते थे, जहां पर विदेशी लोग भी ज्ञान, विज्ञान, तर्क, भूगोल, खगोल, वैदिक गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग, शिक्षा, चिकित्सा आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। यही हमारी संस्कृति की महत्ता है। इन विश्वविद्यालयों में उस समय केवल सामान्य शिक्षा नहीं, सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि कंपैरेटिव रिसर्च, कंपैरेटिव स्टडी और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, जो आज भी हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि अक्सर मैं ये बताया करता हूं कि आज केवल एक विषय से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम क्रेडिट बेस की और सीबीसीएस की और हम बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आज के युग में तुलनात्मक और इंटरडिसिप्लिनरी जो शिक्षा है उसका बहुत महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय संस्कृति मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों, जीवन मूल्यों, मानव मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण है। आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छे ढंग से शासन किया जा सकता है, क्योंकि पूरे साम्राज्य पर अंग्रेजों का शासन चला था, उनके शासन का सूर्य कहीं छिपता ही नहीं था। तो जब वहां से लॉर्ड मैकाले आया कि वो आकर के यहाँ देखे कि किस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में किया जा सकता है, तो लॉर्ड मैकाले ने यहाँ की सांस्कृतिक एकता को देखा तो वो चकित रह गया, और उसने वापस जाकर के लंदन में, इंग्लैंड में जाकर के सबसे पहले ये कहा कि यदि भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न नहीं किया गया तो तब तक अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन वहां पर नहीं हो सकता। और उसके बाद ही अंग्रेजों ने इंडियन एजुकेशन एक्ट आदि बनाए गए, परंतु भारतीय जो शिक्षा थी वो तो वैदिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से गुरुकुलों में और आश्रमों में बचपन से ही विद्यार्थियों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान दिया जाता था। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की त्रिवेणी ने भारतीय संस्कृति को बड़ा समृद्ध किया है, क्योंकि भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में प्रारंभ से ही मानती है, और कहा जाता है अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमने सारी धरती को अपना परिवार माना है। हमारा तो वेद वाक्य है हमारी भारतीय संस्कृति का, माता भूमि पुत्रो अहम, धरती मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूं। और भारतीय संस्कृति जो है वो
एक दूसरे के हित के लिए। जिस तरह से हम कहते हैं कि जैसे नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते, इसी प्रकार की भारतीय जो संस्कृति है वो परोपकार और पुण्य की है। परोपकाराय पुण्याय संस्कृति भारतीय संस्कृति को कहा जाता है। परंतु वर्तमान समय में जो ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण और विश्व बाजारवाद, वर्ल्ड मार्केटिज्म की जो आंधी पूरे विश्व में बह रही है, यह तो केवल राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर आधारित है। बाजारवादी संस्कृति, उपभोगवादी संस्कृति, यूज एंड थ्रो की जो संस्कृति है वह पाश्चात्य संस्कृति रही है। भारतीय संस्कृति तो त्याग की, तेन तक्तेन भुंजी था, वो तो त्याग की संस्कृति रही है, वो तो कालजयी संस्कृति है जो अनजान को भी और अपरिचित को भी सहारा देती है। हमारे साहित्य में कहा गया है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। भारत एक ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है। ये विशेषता केवल और केवल पूरे विश्व में भारत में ही देखने को मिलती है कि कृषि हमारे से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में हजारों की एकड़ की खेती जरूर हो सकती होगी। जापान में नई तकनीक, कुछ देशों में नई तकनीक और उद्योग हमारे से बड़े हो सकते हैं, लेकिन अब जो ऋषि प्रधान संस्कृति, हमारा देश जो है ऋषियों का, मुनियों का, संतों का, भक्तों का, पीरों का, फकीरों का, समाज सुधारकों का, दार्शनिकों का देश रहा है। जब हम देखते हैं कि हमारा जो विद्यार्थी है, हमारा जो युवा वर्ग है, जब वो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा अर्जित करके दूसरे वर्ण में, दूसरे आश्रम में प्रवेश करता है, तो हमारी जो उपनिषद हैं, हमारी तैत्तिरीय उपनिषद का एक मंत्र है जिसमें भारतीय संस्कृति की गरिमा और मूल्यों की महत्ता कालजयी अभिव्यक्ति में मिली है। क्योंकि उसमें कहा गया है, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म पर चलो। धर्म यहाँ पर रिलीजन नहीं है, धर्म का अर्थ ये है जो अच्छी बातें धारण करने योग्य हैं। धर्म का अभिप्राय है जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटी है। महर्षि कर्णाद ने कितनी सुंदर अभिव्यक्ति की है धर्म के बारे में कि यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म है। तो हमारा धर्म इस प्रकार का रहा है। और हमारे यहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थी को जो है वो दीक्षांत समारोह, जिसको हम जो है ये उपनिषदों में ये दीक्षा मंत्र है, लेकिन आजकल हम कन्वोकेशन के दीक्षांत के समय में इसको हम अपनी युवा पीढ़ी को देते हैं और हम ये कहते हैं ऐसा आदेश है, ये तुम्हारे लिए आदेश भी है, ऐसा उपदेश है और ये तुम्हारे लिए उपदेश भी है, इसका तुम्हें पालन करना है आगे के जो तुम आश्रम में जाओगे। एतद अनुशासनम, और यही तुम्हारा अनुशासन सिद्ध होगा। तो भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत् है। मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत की जो संस्कृति है वो बहुसांस्कृतिक है। यहाँ अनेकता में एकता है और एकता में अनेकता है। डाइवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। कंपोजिट कल्चर है भारत का, सामासिक संस्कृति है। भाषा, समाज, साहित्य और संस्कृति राष्ट्र निर्माण के मूलाधार हैं और हमारे लिए बीकन लाइट हैं, प्रकाश स्तंभ है। समाज में यही भी कहा जाता है कि शिक्षक रोल मॉडल होता है और शिक्षक को जो है नेशन बिल्डर कहा जाता है, राष्ट्र निर्माता उसको कहा जाता है। अब जो ये कोरोना की विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, इनमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेकर हम सभी शिक्षकों को युवा शक्ति का
मार्गदर्शन करना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इस कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौर में अब दृश्य बदलता जा रहा है। इस बदलते परिदृश्य में साहित्य और संस्कृति की सृजनात्मकता और सृजनशीलता बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है, उपयोगी है। मैं इस वेबिनार के आयोजकों को, पुनः प्रिंसिपल साहब गर्ग साहब को, मैडम जो इसकी संयोजिका है मैडम मलिक को, डॉक्टर जोगेश जी को, डॉक्टर अश्विनी गुप्ता जी को, सभी शिक्षकों को और जो सुन रहे हैं सभी को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। और साथ में यदि, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, यदि हमारे किसी साथी की किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, उसके लिए आपको आमंत्रित करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने इतने सुंदर व्याख्यान के लिए आपका हार्दिक 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 धन्यवाद। अब हमारे प्रतिभागियों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, मैं वो प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा जी। भारतीय संस्कृति आपसी भाईचारे पर आधारित है, तो इस वैश्विक महामारी में हम कैसे तालमेल बिठा सकते हैं सर? ये प्रश्न पूछा है लक्ष्य जैन, आर्य कॉलेज पानीपत से। जैन साहब, जैसा कि मैंने बताया कि जो भारतीय संस्कृति है वो जोड़ने का काम करती है, और ये कोरोना वायरस का जो संकट चल रहा है, इस संकट के समय हमारे जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, हम एक दूसरे की किस प्रकार से सहायता, यद्यपि हम घरों में लॉकडाउन में नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे की, हमारे अंदर ये भावना है, चाहे हम किसी को भोजन कराएं, चाहे हम किसी की किसी प्रकार से सहायता करें, तो भारतीय संस्कृति हमें यही सिखाती है कि हमें दूसरों का कल्याण करना है, हमें सभी को अपना मानना है। ये भारतीय संस्कृति का मूल की सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं आशा करता हूं लक्ष्य जैन जी आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। सर, एक और प्रश्न आया है, संतों की वाणी का इस महामारी में क्या महत्व रहेगा? जैसा कि मैंने बताया कि हर क्षेत्र में सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। हम जो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए शिक्षक हैं, हम अपना काम कर रहे हैं कि नए नए माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वेब के माध्यम से सेमिनार, गोष्ठियां और इस तरह का कार्यक्रम करके अपने विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम हमने पूरा किया। ये तो हमारा है। इसी प्रकार से केवल एक वर्ग नहीं, सभी वर्ग जो है, संत जो है इस समय में, क्योंकि आप देखते हैं कि मंदिर तो बंद हैं, और लेकिन अब भी अनेक स्थानों पर, जैसे मैंने उदाहरण भी दिया है, कहीं श्रीमद् भगवत गीता पर व्याख्यान चल रहे हैं, कहीं जो है शब्दवाणी पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के व्याख्यान चल रहे हैं। तो वो भी इस कोरोना के वायरस का जो संकट है, इसमें हमारा साथ दे रहे हैं। इसमें अकेले बैठकर अपने आश्रम में या जहां उनका स्थान है उसमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और इतने अच्छे अच्छे ग्रंथों की उपयोगिता पहले तो हमारे पास सुनने का समय ही नहीं था, लेकिन अब हम जो है इस नई तकनीक के माध्यम से इस प्रकार की बातें हम सुन रहे हैं। धन्यवाद सर। एक प्रश्न और आया सर। जी बताइए। क्या आज तक आई वैश्विक आपदाओं के पीछे किसी विशेष मानव संस्कृति का हाथ रहा है? मैंने ये बात बताई है कि अक्सर हम ये कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि हमने प्रकृति से छेड़छाड़ करनी प्रारंभ की है, और जब हम प्रकृति को अपने वश में करना चाहते हैं तो प्रकृति की प्राकृतिक आपदाएं जो है संसार में, जैसा कि अब पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में इस तरह का भूकंप आया, पहले सुनामी आई, किसी तरह की, कभी हैजे की बीमारी आई, ये तो आती रहती है। लेकिन ये जो वायरस है, इस वायरस पर अभी जो है ये प्रमाण रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि ये प्रकृति का है,
ये भी कहा जाता है कि अब वो संस्कृति है उस देश की जो है, और ये कहा जाता है कि वुहान में एक ये मानव निर्मित लैब है, वहां की लैब से निकला है, तो ये वहां की संस्कृति है और उस संस्कृति से इसको हम जो है जोड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति कभी ऐसी नहीं रही, वो तो सबके हित की बात करती है, सबके कल्याण की बात करती है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आईबी महाविद्यालय की हिंदी विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर शशि प्रभा मलिक जी को इस वेबिनार में आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर बाबूराम जी का धन्यवाद करें। मैडम शशि प्रभा मलिक जी। धन्यवाद अश्विनी जी। आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर बाबूराम जी, प्राचार्य महोदय डॉक्टर अजय कुमार गर्ग जी, सह संयोजक श्री अश्विनी जी, डॉक्टर जोगेश जी, दूर स्थित महाविद्यालयों के से जुड़े हुए सभी साथी प्राध्यापकगण, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अभिवादन, आभार। आभार छोटा सा शब्द है, परंतु अगर दिल की गहराइयों से अनुभूत करो तो बहुत ही विशाल है। मैं हृदय की गहराइयों से डॉक्टर बाबूराम जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने सहज, सरल, भावगर्भित शैली में विषयानुकूल ज्ञानवर्धक व्याख्यान देकर आज के वेबिनार को सफल बनाया। कोरोना आपदा जैसी नकारात्मक परिस्थितियों में मैं जब भी साहित्य और संस्कृति की सृजनात्मकता पर विचार करती हूँ तो मेरे मन में सहज ही सकारात्मकता संचरित हो जाती है। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता सुदामा की पंक्तियां स्मरण हो आती हैं। यह दुख मेरे सिर माथे है, यह अभाव मन भाया, कृपा प्रभु की और मुझे जो ले जाने को आया। उस परम सत्ता परमात्मा ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए, और कुछ चीजें अच्छी हो भी रही हैं। आप देखो, उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते मनुष्य किस प्रकार से प्रकृति का दोहन कर रहा था। प्रकृति रहने लायक नहीं रह गई थी, परंतु आज वही प्रकृति पल पल अपना रूप संवार रही है। मुझे द्विवेदी योगीन पंक्तियों का स्मरण हो आता है। प्रकृति जहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती वेश, क्षणिक छवि छिन्न छिन्न धारती। और आप प्रदूषण के स्तर पर भी देख सकते हो, परिवर्तन आ रहे हैं, चाहे जल प्रदूषण की बात हो, वायु प्रदूषण की बात हो, ध्वनि प्रदूषण की बात हो, हर स्तर पर गंगा का जल नहाने लायक भी नहीं रह गया था, अब वह गंगा का जल पीने लायक हो गया है। श्रेष्ठ साहित्य या यूं कहूं सकारात्मक साहित्य की रचना भी हो रही है। अभी 2 दिन पहले मैंने कविता पढ़ी जो मुझे बहुत ही प्रेरक लगी। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, माना कि अंधेरी रात है, बीत जाएगी, गुजर जाएगा। और जो सर्वहारा वर्ग है, अगर कवि उसकी व्यथा कुछ वाणी देता है, उसके व्यथा गीत में भी उनके प्रति संवेदना है, पीड़ित के प्रति संवेदना, मदद को तत्पर रहना, करुणा, दया, ममता, यही तो हमारी संस्कृति की सृजनात्मकता है। नकारात्मकता में सकारात्मकता को संचारित करना ही हमारे आज के वेबिनार का प्रमुख उद्देश्य था। और मुझे लगता है कि सभी प्रतिभागी डॉक्टर बाबूराम जी के सकारात्मक अभिभाषण को सुनकर जरूर अभिभूत होंगे।
डॉक्टर बाबूराम जी ने अपने व्यक्तित्व, अपनी विद्वत्ता के अनुरूप ही ज्ञान गंगा प्रवाहित करके हमें लाभान्वित किया है। परंतु ये शुरुआत है सर, अभी हम ज्ञान पिपासु चातक हैं, आपसे समय समय पर ज्ञान वर्षा चाहते रहेंगे। और 4 पंक्तियां नजर करना चाहूंगी। लेखन में बेताज बादशाहत है आपकी, शब्दों की सल्तनत भी है आपकी, कर रही हूँ व्यक्त आभार आपका, दिया सम्मान जो हमें है उपकार आपका। सर, हृदय की गहराइयों से पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। इसके साथ साथ मैं प्रबंध समिति के उप प्रधान श्रीयुत अशोक नागपाल जी, सचिव श्री LN मिगलानी जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से ये वेबिनार साकारता को प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ मैं IB महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार गर्ग जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर, आपके मार्गदर्शन और आपके निर्देशन के बिना ये वेबिनार आयोजित नहीं हो सकता है। मुझे बहुत ही खेद है कि प्राचार्य महोदय किसी आपात स्थिति के कारण हमारे साथ नहीं जुड़ सके हैं, परंतु मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन और निर्देशन में आए दिन महाविद्यालय में किसी न किसी इवेंट को आयोजित किया जाता है, जिससे सभी अध्यापकों का, सभी विद्यार्थियों का आत्मबल, मनोबल, आत्मविश्वास बना रहता है। सर, हमारा आत्मबल, हमारा विश्वास बनाए रखने के लिए आपका हृदय से आभार। इसके साथ साथ मैं दूर स्थित महाविद्यालयों से जुड़े हुए समस्त प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि किसी भी वेबिनार की सफलता में प्रतिभागी अहम कड़ी है। और वेबिनार के बाद आप सभी के पास एक लिंक भेजा जाएगा। आपके सुझाव अपेक्षित हैं ताकि हम भविष्य में उसमें सुधार कर सकें। ये जरूर बताना कि आज का वेबिनार कैसा लगा। इसके साथ साथ मैं हिंदी विभाग के सभी प्राध्यापकों और विशेष रूप से वेबिनार के सह संयोजक श्री अश्विनी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस वेबिनार सफल बनाने में अहम भूमिका वहन की है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। आप सभी को खुशी प्रभा का धन्यवाद मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वेबिनार में 4 चांद लगा दिए हैं। मैं प्रोफेसर विक्रम, जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने समय समय पे हमको गाइड किया और इस वेबिनार को सफल बनाने में उनका भी बहुत अधिक योगदान रहा है। विक्रम जी को बहुत बहुत प्रणाम। मैडम, क्या मैं इस वेबिनार को समाप्त करने की आपसे अनुमति ले सकता हूं? हाँ जी, धन्यवाद सर। आप सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ई सर्टिफिकेट आपके ईमेल पर भेज दिए जाएंगे और वेबिनार ये खत्म होते ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक फीडबैक फॉर्म का लिंक भेज दिया जाएगा। आप उसे भर के प्लीज जल्द से जल्द भेज दें ताकि आपके ई सर्टिफिकेट तैयार किए जा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।